नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इस नावल की 20वीं किस्त सुनिए, 20वीं किस्त, और इस चैप्टर का उन्वान है कमल और अकमल। कमल और अकमल। अक्टूबर 1943, 1943, तीसरा पहर, अर्जुमंद मंजिल का पिछला बरामदा। जहां आरा, रोज़ी, यास्मीन, अंजुमन आरा और अख्तर आरा बड़े तख्त पर बैठी हैं। जहां आरा रोज़ी के 3 माह के बच्चे को गोद में लिए खिला रही हैं। रोज़ी जहां आरा के 2.5 माह के बच्चे की गाड़ी पर झुकी बेबी टॉक में मशगूल है। फिर वो दोनों लड़कियों को मुखातिब करके कहती है, कलकत्ते में मैंने बसंत से कहा, जहां आरा के बेटे का नाम उसके बाप अजमल हुसैन के नाम के वज़न पर अकमल रखा गया है। मैं अपने बेटे का नाम अकमल के वज़न पर कमल रखूंगी। बसंत हंसने लगे, बोले, संस्कृत में किसी शब्द का मुखालिफ शब्द बनाना हो तो उसके आखिर में आ लगा देते हैं। देखो कहीं तुम्हारा अकमल कमल का मुखालिफ ना हो जाए। जहां आरा रोज़ी के बच्चे को उसके गदेले पर लेटाकर कहती है, क्यों मास्टर कमल, तुम बड़े होकर मेरे अकमल से लड़ोगे? नैयरुज़्ज़मा का 1.25 साला लड़का मुनव्वरुज़्ज़मा अपने गुडोलने को बरामदे में धकेलता फिर रहा है। तीनों बच्चों की आयाएं गुट बनाए सामने तालाब की सीढ़ियों पर बैठी पान चबा रही हैं। रोज़ी सानियाल अपने शौहर, बच्चे और आया के हमरा चंद रोज़ कब्ल कलकत्ते से ढाके आई हैं। रोज़ी आपा, अपनी मुहिम का किस्सा तो सुनाइए। जब आप कल लेली कॉटेज पहुंची तो क्या हुआ? अख्तर आरा पूछती है। कुछ भी नहीं हुआ। मैं कमल को लेकर लेली कॉटेज गई थी। मामा को कलकत्ते से खत लिख दिया था कि पापा के डर के मारे सीधी घर नहीं आऊंगी। वुडलैंड्स वाले बसंत के खानदानी दोस्त हैं। निर्मलेंदु रॉय ने इसरार किया था कि ढाके जाओ तो हमारे यहाँ ही उतरना। ढाके पहुंचकर उसी शाम वुडलैंड्स से मैं लिली कॉटेज गई। मामा बेचारी सुबह से राह देख रही थी। सारा मिशन कंपाउंड फाटक पर जमा था। मैं कमल को लेकर लेडी रॉय की कार से उतरी। बसंत बाबू साथ गए थे? यास्मीन मजीद ने पूछा। नहीं, मामा तो रोती हुई आकर लिपट गई। बेचारी ने फूलों से सारा घर सजाया था, दावत का इंतजाम किया था। मैं अंदर गई तो बोली, तुम्हारे पापा अपने कमरे में बैठे हैं, चली जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। मैं सहमी सहमी अंदर गई। पापा खिड़की में खड़े कुछ पढ़ रहे थे। मामा ने कहा, पॉल। वो कुछ ना बोले। मालूम था मैं दहलीज पर खड़ी हूं।
मामा ने फिर कहा, पॉल, खुदा बाप के नाशुक्रे ना बनो। 1 साल हुआ तुम्हारी लड़की उस तूफानी रात मौत के मुंह में जाने के लिए घर से निकली थी। खुदा बाप ने उसे जिंदा सलामत रखा। इसे बरकत दो। देखो, इसके साथ एक नन्हा फरिश्ता तुम्हारे घर मेहमान आया है। गुड ओल्ड मामा, मैंने दिल में कहा। गर्ज ये कि पापा शायद क्यू के इंतजार में खड़े थे। जरा चेहरा सख्त करके मेरी तरफ मुड़े, ऐनक माथे पर सरकाई, जरा झिझक कर आगे बढ़े और मेरे सर पर हाथ रखा। कमल अपनी वो करने लगा। पापा बोले, खुदा बाप लंबी उम्र करे, और पुरतकल्लुफ लहजे में मुझसे पूछा, क्या नाम रखा है? कमल, मैंने जवाब दिया। बसंत बाबू के लिए कुछ ना पूछा? जहां आरा ने दरियाफ्त किया। नहीं। चलो, खैर कुछ तो बर्फ पिघली। अख्तर आरा बोली। बिल्कुल पिघल गई। कुछ देर बाद पापा ने कमल को गोद में लिया, उससे लाड प्यार करने लगे। उसने उनका सूट भी खराब कर दिया, मगर फिर वो उसे अपने से अलग ही ना करें। जब मैं चलने लगी, पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं वुडलैंड्स में ठहरी हूँ। कहने लगे, क्यों? क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? मैंने कहा, कल आ जाऊंगी। चुनांचे दूसरे रोज जो मैं गई तो वो जैसे कमल के इंतजार में बाहर ही टहल रहे थे। उसे देखकर खिल उठे। मामा ने चुपके से पूछा, बसंत बाबू को ना लेती हैं? मैंने जवाब दिया, कल लाऊंगी। आप जरा रास्ता हमवार कर रखिए। फिर लेकर गई बसंत बाबू को? यास्मीन मजीद ने दरियाफ्त किया। नहीं, कल तो नहीं जा सकी, परसों नरसों किसी रोज ले जाऊंगी। इतनी देर क्यों लगा रही हो रोजी आपा? मैं तुम्हारी जगह हूं तो फौरन ले जाऊं। यास्मीन ने अपनी साबिक उस्तानी से कहा। रोजी चुप हो गई। इतने में मास्टर अकमल हुसैन मुर्शिदजादा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। 5 लड़कियां उसकी तरफ मुतवज्जो हो गईं। जहां आरा ने रोजी से कहा, बसंत बाबू को आज ही लिली कॉटेज ले जाओ रोजी। कल शाम तो हम लोग सर परितोष से बातों में लग गए थे। मेरे ससुर बसंत को दिल्ली भेजने की फिक्र में है कि वहां रहकर कानून की प्रैक्टिस शुरू करें। नई दिल्ली में उनकी कोठी भी है। उसके किराएदार के जाने का इंतजार है। इसी सिलसिले में ज़रूरी बातें होने लगी और आज शाम को सर परितोष और लेडी रॉय ने हम दोनों के एजाज में डिनर रखा है, इसलिए आज भी ना जा पाएंगे। सर परितोष और उनके डिनर की वजह से रुचि, तुम अपने माँ बाप के घर नहीं गई? जहां आरा ने कहा। जहां आरा, रोजी ने आहिस्ता से जरा कोफ्त के साथ जवाब दिया। मैं बसंत को वो फटीचर लिली कॉलेज, माफ कीजिएगा, मैं बसंत को वो फटीचर लिली कॉटेज दिखलाना नहीं चाहती। जहां ने आंखें फाड़कर उसे देखा। रोजी, तुमको अब अपने घर से शर्म आती है? अपने वालिदैन को अपने पॉश शौहर से मिलाते हुए शर्म आती है? तुम झेपती हो कि पादरी बैनर्जी की लड़की हो? उसी वक्त बेगम कमरुज़्ज़मा अपने कमरे से निकली। ढाके की सुर्ख बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी बंगाली तर्ज से बांधे, बेहद नाजुक अंदाम आकर तख्त के किनारे पर टिक गई।
कमल को गोद में लेकर करीब आई माला को अबरू से इशारा किया। वो अंदर से संदूकचा निकाल कर लाई। बेगम साहिबा ने संदूकचा खोलकर 201 रुपए के नोट निकाले और कमल के गदेले के नीचे चुपके से सरका दिए। और सुनाओ रोजी, माँ बाप से सुलह हो गई? उन्होंने दरियाफ्त किया। जी हाँ। अच्छा हुआ, अल्लाह मुबारक करे। लड़कियों से चंद मिनट बातें करने के बाद बेगम कमरुज़्ज़मा अंदर वापस चली गई। रोजी ने कीमती जॉर्जेट की साड़ी पहन रखी थी और 9 नगे का पूरा सेट। माला नजदीक आकर बड़े इश्तियाक से उसके गहरे छू छू कर देखने लगी। अर्जुमंद मंजिल की ख्वासों के लिए बेचारे गरीब पादरी साहब की बिटिया की बड़े घराने में शादी निहायत अहम वाक़या थी। ख्वासों को ये भी मालूम था कि पादरी साहब से शादी से पहले रोज़ी की माँ गिरीबाला अर्जुमंद मंजिल में मायागिरी कर चुकी थी। उन सबको वो किस्सा मालूम था, किस तरह एक गरीब ब्राह्मण बाल विधवा ससुराल वालों के मजालिम से बचने के लिए फरीदपुर के एक गांव से भागकर अपने ज़मींदार आका नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी की पनाह में अर्जुमंद मंजिल पहुंची थी। यहाँ बर्तन मांजने के काम पर लगा दी गई थी। किस तरह नवाब साहब ने उसे अपने नौउम्र बेटों की इनायात से बचाने के लिए अंग्रेज़ लाट पाबरी की मेम के हवाले कर दिया था, जिसने उसे ईसाई करके उसकी शादी नौजवान काले पादरी बैनर्जी से कर दी थी। रोज़ी को भी माजी की इन तल्ख हक़ाइक़ का शिद्दत से एहसास था। मुलाज़मा माला मुसाहिबे ख़ास की हैसियत रखती थी और साहबजादियों की गपशप में हिस्सा लेती थी। उसने रोज़ी से पूछा, ये सब ससुराल से मिला है बीवी? हाँ माला। क्या क्या मिला? एक सेट हीरे का, 7 जड़ाऊ और सादे। ये वाला सेट हमारी शादी की पहली सालगिरह पर कमल के डैडी ने दिया है, अल्लाह मुबारक करे। मिसेस एस्थर गिरीबाला बैनर्जी ने अपने गले की बारीक सोने की जंजीर, जिसमें मुन्नी सी सलीब आवेज़ा थी और कानों के मुख्तसर से फूल और 4 बारीक चूड़ियाँ उतार कर उसके लिए रख ली थी। जब लुधियाना मिशन के मिस्टर लूथर बिस्वास से उसका रिश्ता तय हुआ था और पिछले साल जब रोज़ी ने कलकत्ते से उनको अपनी शादी की इत्तला भेजी, तो मिसेस बैनर्जी ने घर के खर्च में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपने बनाए हुए अचार, मुरब्बे, मेज़पोश और स्वेटर बेच बेच कर रुपया जमा किया और सारी उम्र की गृहस्थी में जो चंद 100 रुपये उन्होंने बचा रखे थे, उनको उस रकम में मिलाकर ढाका का मखसूस खोखले सोने का एक सेट खरीद पाई और 3 रेशमी साड़ियाँ। उनकी अपनी शादी में उनके अंग्रेज़ मुरब्बी वाइट रेवरेंड अल्फ्रेड ब्राउन और मिसेस ब्राउन ने चांदी का टी सेट दिया था। उन्होंने उसे भी रोज़ी के लिए महफूज कर रखा हुआ था। ये सब चीज़ें जब रोज़ी पहले रोज़ लिली कॉटेज गई तो उन्होंने एक सूटकेस में रखकर उसे दे दी। रोज़ी सानियाल ने आज अर्जुमंद मंजिल में अपनी बुलंद मर्तबत सहेलियों से और माला से उस कम माया जहेज़ का जिक्र न किया। अर्जुमंद मंजिल की एक बांदी चाय की कश्ती लेकर हाजिर हुई। जहां आरा ने अकमल को अख्तर आरा की गोद में दिया और चाय बनाने में मसरूफ़ हो गई। नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी बाहर तशरीफ़ लाए। 5 लड़कियां ताज़ीमन खड़ी हो गईं। उन्होंने रोज़ी से बात की, उसके बच्चे के सर पर हाथ फेरा। क्या नाम रखा है? कमल कुमार सानियाल। अकमल के वजन पर?
अख्तर आना ने खुशी से कहा और बसंत कुमार सान्याल की कही हुई बात दोहराई कि किसी लफ्ज़ में आ की अज़ाफ़त उस लफ्ज़ का उलट जाहिर करती है। क्यों बे, मेरे अकमल से लड़ेगा? कान खींचूंगा। नवाब साहब ने खुशदिली से कहा। जी नहीं नवाब साहब, रोज़ी ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया। अकमल कमल का मुखालिफ है तो वो उससे, मेरे कमल से लड़ेगा। दोनों के कान खींचूंगा, बदमाश कहीं के। फिर नवाब साहब टहलते हुए बरामदे से नीचे उतर गए और पाए बाग की रविशों पर चहलकदमी करने लगे। कुछ देर कबल नैयरुज़्ज़मा की दुल्हन 101 नोट कमल के गदेले के नीचे सरका गई थी। जहां आरा ने चांदी के नन्हे मुन्ने बर्तनों, नुकरई झुंझुनों, बेशकीमत अंग्रेजी खिलौनों और कपड़ों से भरा सूटकेस माए 101 रुपये के दिया था। सूटकेस तख्त के नज़दीक रखा था। पोतड़ों का रईस, रोज़ी ने चाय पीते हुए शगुफ्तगी से कहा। देखो, हर तरफ 100 के नोट बिखरे पड़े हैं। रोज़ी के इस जुमले से तीनों नवाबजादियाँ और यास्मीन झेंप गई। रोज़ी बतौर मिसेस सान्याल अपनी नई दौलतमंद हैसियत से बेहद मसरूर थी। यास्मीन को बहुत मायूसी हुई। शायद रोज़ी आपा थोड़ी सी बददिमाग भी हो गई हैं। वही रोज़ी जो आज से सिर्फ साल भर कबल सर पर कफन बांध कर मैदान कारज़ार में कूद पड़ी थी, पुलिस की लाठियां खाई थी, जेल में माफ़ी मांगने से इनकार किया था। दौलत, मर्तबा और आसाइश इंसान की इतनी जल्दी काया पलट देते हैं। अब ये किस बुरबियाना अंदाज में मुझसे बातें कर रही हैं, क्योंकि महज एक गरीब मौलवी की लड़की हूँ। ये भी भूल गई कि साल भर कबल तक 15 रुपये माहवार पर मुझे ट्यूशन देती रही हैं। यास्मीन ने सोचा। एंड उसी लम्हे रोज़ी ने उसे मुखातिब किया। अरे यास्मीन, अब तुम भी झटपट शादी कर डालो। दीपाली को भी चाहिए ब्याह कर ले और निकले उस डिप्रेसिंग चंद्रकुंज से। वो दीपाली दीदी का घर है रोज़ी आपा, और वो उनके लिए शायद बिल्कुल डिप्रेसिंग नहीं है। यास्मीन ने नरमी से जवाब दिया। नॉनसेंस। शादी से पहले माँ बाप का घर लड़की के लिए कैद खाना होता है। आज़ादी तो शादी के बाद मिलती है। खुद मुख्तारी की ज़िंदगी। क्यों जहां आ रहा मुस्कुराकर खामोश रही। रोज़ी नुमाइश पसंद, छिछोरी और बददिमाग होने के अलावा ज़रा सी बेवकूफ़ भी हो गई है। जहां आरा ने अफसोस के साथ सोचा, और उसे एक निहायत कमीना ख्याल आया। आखिर है तो हमारी पुरानी नौकरानी की औलाद। दूसरे लम्हे उसे अपने इस ख्याल पर नदामत हुई। उसने जल्दी से कहा, अरे दीपाली का ब्याह होगा तो देखना मैं कैसी धूमधाम करूंगी। उसके बाबा तो कुछ करने से रहे, साधु आदमी ठहरे। मैं 2 महीने पहले से दिनाजपुर से आ जाऊंगी। सारा इंतज़ाम खुद करूंगी। मगर वो रोज़ी की तरह छुपकर किसी से ब्याह न कर ले, सिविल मैरिज। आपा, तुम अपने हाथी भी लेती आना दिनाजपुर से। अंजुम आरा ने लुकमा दिया। ज़रूर, हाथी, घोड़े, पालकी सब लाऊंगी। मगर दीपाली कोई मुर्गा ढूंढे तो सही, जैसे रोज़ी ने ढूंढ लिया। दीपाली है कहाँ? तुम ससुराल से आई हुई हो। क्या तुमसे मिलने उसे नहीं आना चाहिए था? रोज़ी ने ज़रा बुलंदी से तुर्श लहजे में कहा। आपा के ढाका आने से पहले ही दीपाली दी रेडियो प्रोग्राम के लिए दिल्ली बुलाई गई।
आजकल ये खबर गर्म है कि उमा रॉय डॉक्टर सरकार से ब्याह करने वाली हैं। शायद दीपाली जी को ये बात पसंद ना हो और इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा घर से दूर रहती हूँ। अख्तर आरा ने कहा, डॉक्टर सरकार से उमा रॉय? मैंने तो वुडलैंड्स में कोई तस्करा नहीं सुना ऐसा। रोजी ने हैरत से कहा, क्यों? उमा रॉय जैसी हैं वैसी हैं। डॉक्टर सरकार ने उन्हें कबूल कर लिया तो उमा देवी की खुशकिस्मती होगी, मगर दुनिया यही समझेगी कि डॉक्टर सरकार ने उमा रॉय की दौलत से शादी की है। जहां आरा ने जवाब दिया। अंजुम आरा उठकर अंदर गई और एक कीमती विलायती खिलौना लाकर कमल के करीब रख दिया। हाय, तुम लोगों ने कितनी प्यारी प्यारी चीजें कमल को दी हैं। रोजी ने तीनों नवाबजादियों को मुखातिब किया। डोंट बी सिली जहां आरा बोली। तख्त के किनारे बैठी हुई यास्मीन ने सोचा, मेरा तोहफा इन सब तहाइफ के मुकाबले में हकीर और कम कीमत है, मगर मैंने कितने प्यार से बच्चे के ये 2 फ्रॉक सीकर इन्हें दिए हैं। इन्होंने मेरे प्रेजेंट का जिक्र तक नहीं किया। अब वो दोस्ती को तहाइफ की कीमत से नापा करेंगी। लेडी अर्चना रॉय ने तो बस एक चेक दे दिया है। रोजी बेपरवाही के लहजे में कह रही थी, अकमल के नाम जमा करवा लूं। वैसे तो उसके ठाकुर दादा ने उसके पैदा होते ही बैंक में उसका अकाउंट खोल दिया है। बेचारी रोजी नई नई दौलत पाकर बौखला गई है। चारों लड़कियों ने सोचा। बरामदे से मोटर आन लगी और नवाब अजमल हुसैन मुर्शिदजादा चूड़ीदार पायजामा, स्याह शेरवानी, तुर्की टोपी पहने नीचे उतरे। बरामदे में आकर वो तख्त के करीब जरा सा ठिठके। जहां आरा ने रोजी से उनका तारुफ कराया। उन्होंने जरा घबरा कर आदावर्स मिजाज शरीफ कहा और जीने की सिम चले गए। ये पान चबाते भद्दे हबशी नुमा बदहैयत मैट्रिक फेल जागीरदार जहां आरा के खुदाए मजाजी, रोजी सोच रही थी। असरारे खुदाबंदी, मैं जहां आरा को कितना खुशकिस्मत समझा करती थी और ख़ुद को कितनी बदनसीब। मुझे बसंत कुमार सानियाल जैसा दिलकश और स्मार्ट शौहर मिला। जहां आरा बेचारी की तकदीर में नवाब अजमल हुसैन लिखे थे, असरार रब्बानी। नवाब कबरुज़्ज़मा पाए बाग में हवाखोरी करके बरामदे की तरफ जा रहे थे। अरे भाई बेगम, ज़रा यहाँ आइएगा, मेरी सफ़ेद शेरवानी कहाँ है? ऊपर जीने पर आकर नवाब अजमल हुसैन ने आवाज़ दी। जी अभी आई। और ताज़ा पान? जी आती हूँ। जहां आरा ने फौरन अकमल को तख्त पर लिटाया और चप्पल पैरों में डालकर तेजी से जीने की तरफ भागी। नवाब कबरुज़्ज़मा उस वक्त बरामदे में पहुंचकर गैलरी की जानिब जा रहे थे। उन्होंने कर्ब के साथ जहां आरा पर नजर डाली। बेज़बान मलिहा चौधरी की बेज़बान भतीजी, उसी की तरह पतिव्रता। मलिहा की शादी एक गरीब किसान मौलवी के साथ कर दी गई थी। वो उससे निभाह ले गई, लेकिन ये कॉलेज की तालीम याफ्ता लड़की भी इस ज़बरदस्ती के बेतुके रिश्ते को किस सलीके से निभा रही है। मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ बच्ची, और अपनी मजबूरियों से शर्मिंदा हूँ। मैं तो सारी उम्र मलिहा से भी नादिम रहा, मगर मेरी निदामत से मलिहा के लिए क्या फ़र्क पड़ा? मेरी शर्मिंदगी या पशेमानी से तेरे लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तू मरते दम तक अपने इस नामाकूल खुदाए मजाजी की इसी तरह खिदमत करती रहेगी। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बेचारी बच्ची। काश काश मैंने रेहान से तेरा ब्याह कर दिया होता। शायद मैं मलिहा की रूह के सामने कभी सुर्खरू हो सकता। काश काश वो आहिस्ता आहिस्ता गैलरी में से गुजरते अपनी जाए पना अपने कुतुब खाने की तरफ चले गए। वुडलैंड से मिस्टर बसंत कुमार सान्याल का फोन आया। थोड़ी देर में मिसेस सान्याल के लिए कार भेज दी जाएगी। नैयरुज़्ज़मा ने बरामदे में आकर रोज़ी से कहा। रोज़ी की आया तालाब की मुंडेर से उठकर आई और कमल का सामान और तहाइफ पैक करने में मसरूफ़ हो गई। कमल और अकमल दोनों बराबर गदेलों पर पड़े बेखबर सो रहे थे। 2.5-3 माह की दो मुख्तसर, कमज़ोर, नाजुक, नन्ही मुन्नी सी जाने। सूरज गुरूब हो रहा था। तालाब का पानी गुलनार हो गया। गुलाबे खास के नीचे रखे विक्रमादित्य के सिंहासन की रंगीन मूर्तियां किरणों में झिलमिला उठी। झुटपुटे का वक्त कमरों के अंदर बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है। नवाब कमरुज़्ज़मा घबराकर अपने कुतुब खाने से पहलू के बाग में उतर गए और टहलते हुए तालाब के किनारे आकर राज सिंहासन पर टिक गए। बरामदे में तख्त पर लेटे दोनों बच्चे सोते में कनमनाए। सुना है जब नन्हे बच्चे कोई प्यारा सा ख्वाब देखते हैं तो कनमनाते हैं। यास्मीन ने मुस्कुराकर बच्चों पर नज़र डाली। उसी लम्हे उसने दिली दिल में रोज़ी के नए कमीनेपन और नौदौलतीयेपन को माफ़ कर दिया और अपनी फितरी नेक दिली से उसे मुखातिब किया। रोज़ी आपा, आपने यह नाम खूब सोचा। कमल बरवज़न अकमल और दोनों 1 महीने 1 सन की पैदाइश, 2 नए हिंदुस्तानी इंसान, जदीद तरीन मॉडल। रोज़ी ने कहा। दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। रोज़ी आपा सरोजनी देवी की एक नज़्म है। फनकार यास्मीन कमल और अकमल को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोली, सो जाओ मेरे बच्चों, सुबह तक के लिए महफूज व मामून सोते रहो कि हमारा रज्जगा बहुत तवील है। जितनी देर तुम सो हम खेती बोएंगे। हम आरजुओं और रंजों और आंसुओं से भरपूर सपने बोते हैं ताकि जब तुम जागो तो उनकी फसल काट सको। बच्चों, सुबह होती है, रात गुजर गई, हमारी मशक्क़त ख़त्म हुई, हमारी खेतियाँ लहलहा रही हैं। हमारे हाथ कमज़ोर थे, लेकिन अंधियारे में हमने तुम्हारी आने वाली शान व शौकत के ख्वाब देखे। तुम्हारे बीजों को अपने आंसुओं से सींचा। हमारा रज्जगा ख़त्म हुआ। जागो बच्चे, जागो बच्चों, हमने जागो बच्चों, हमने सपनों की जो फसल तुम्हारे लिए बोई है उसके सिले में हमारी मेहनतों के समर को तुम तौसीफ से याद करोगे या दुख से। हमें मुल्जिम ठहराओगे या हमें माफ़ कर दोगे। यास्मीन मजीद ने सर उठाया। नवाब कमरुज़्ज़मा बरामदे में आ चुके थे और तख्त के करीब खड़े गौर से सुन रहे थे। उन्होंने यास्मीन के सर पर हाथ रखा और चुपचाप वापस अंदर चले गए। पाई बाग के दरख्त शाम की सुनहरी हवा में लोरियां गुनगुना रहे थे। अकमल और कमल बेखबर सोया किए।
तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।